बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो आज भी कंटिन्यू करेंगे बेटा जी हम हमारा कौन सा प्रोटिस्टा जगत। पूरा पढ़िएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे और उससे संबंधित आएगा बेटा जी आपका क्विज। ठीक है, तो देखिए प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे थे और इस प्रोटिस्टा जगत में मैंने जब वर्गीकरण आपको बताया था तो मैंने बताया था स्वयंपोषी प्रोटिस्ट होते हैं, जिसमें स्वयंपोषी प्रोटिस्ट हम पढ़ चुके हैं, क्राइसोफाइट पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ चुके हैं, यूग्लिनॉइड पढ़ चुके हैं, यानी ये तीनों पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ रहे थे अवपंक कवक, जो आपके परपोषी प्रोटिस्ट और कैसे हैं, मृतोपजीवी हैं। ये भी ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ी सी चीज इसकी रह गई है, वो अभी समझानी है। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज, कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद परपोषी प्रोटिस्ट परजीवी कौन से, प्रोटोजोआ भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार दिखा देता हूं वापस से। क्राइसोफाइट पढ़ा, फिर उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा, फिर यूग्लिनॉइड पढ़ा, फिर अवपंक कवक पढ़ा था। अब अवपंक कवक में क्या क्या पढ़ लिया था एक बार याद दिला देता हूं ताकि भूले नहीं हो। बिंदु दर बिंदु, सबसे पहला बिंदु हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों से क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं, ये पढ़ा था। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था ये स्थल पर भी होते हैं और जल में भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः कहां पर मिल रहे थे ये बताया था मैंने आपको। मुख्यतः ये कहां पर मिल रहे थे, ये मिल रहे थे स्थल पर। स्थल पर भी कहां पर, गली सड़ी जो लकड़ियां हैं या पत्तियां हैं वहां पर मिल रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया था ये पीले रंग के होते हैं। कैसे रंग के थे, पीले रंग के, इनमें जो वर्णक मिलेगा वो कहीं ना कहीं पीला रंग उत्पन्न करेगा, ये बताया था। चौथा बिंदु मैंने आपको बताया था इनमें कि इनको कवक जगत में सम्मिलित नहीं किया जाता। सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर भी इनके नाम में कवक आ रहा था। इनको कवक जगत में सम्मिलित नहीं किया, फिर भी इनके नाम में कवक आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि बेटा जी ये बिल्कुल कवक के समान, जो कवक जगत में जो फंजाई होते हैं उनके समान ये भी मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं। जैसे कवक जगत में कवक जो होती है वो गली सड़े पदार्थों पर उगती है, वहां से पोषण लेती है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन फर्क इतना सा था कि कवक जगत में जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय हैं और इस जगत में जो जीव हैं वो कैसे हैं, एकल कोशिकीय हैं। साथ साथ कवक जगत में जो कवक हैं, फंजाई है, उन पर कोशिका भित्ति थी। यहां पर पांचवा जो बिंदु था मैंने आपको बताया था, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एकल कोशिकीय होते हैं और वो जो एक कोशिका जो होती है वो कैसा होता है, उसका जीव द्रव्य कैसा था, नग्न था। कैसा था, जीव द्रव्य नग्न था और बहुकेंद्रकीय था। याद आ रहा है, बताया था। जीव द्रव्य कैसा था, नग्न था। नग्न जीव द्रव्य का मतलब जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, कोशिका भित्ति नहीं थी। ठीक है, तो कोशिका भित्ति नहीं है, जीव द्रव्य कैसा है, नग्न है, कोई आवरण नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली इनकी चिपचिपी थी, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा था, अवपंक कवक नाम पड़ा था। ठीक है, और इस बहुकेंद्रकीय नग्न जीव द्रव्य ये है हमारा बहुकेंद्रकीय। बहुत सारे केंद्रक है, बहुत सारे क्या थे, केंद्रक थे। ऐसे बहुकेंद्रकीय नग्न जीव द्रव्य को बेटा जी हमने नाम दिया था क्या, प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया था, प्लाज्मोडियम। यहां तक मैंने आपको अवपंक कवक में पढ़ाया था। कितने बिंदु पढ़ाए थे, 5 बिंदु बताए थे। एक बार आज वापस से रिपीट कर दिए हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अब आखिरी बिंदु था अवपंक कवक का, लास्ट छठा बिंदु,
अब आखिरी बिंदु पढ़ने से पहले जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, ये दो शब्द जानते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अंग्रेजी में बोलते हैं फेवरेबल और इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। इन शब्दों का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा। देखो, अगर रोज मुझे खाना मिले, ठीक है, रोज मुझे खाना मिले, बढ़िया बढ़िया चीजें मिले, वो मेरे लिए कैसी परिस्थिति? आप बोलेंगे सर अनुकूल परिस्थितियां हैं। गर्मी में एसी में रह रहा हूं, ठंड में मेरे पास रूम में हीटर है, खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, ये कैसी परिस्थितियां हैं? सर ये अनुकूल परिस्थितियां हैं। ठीक है। प्रतिकूल का मतलब जब ठंड में हीटर ना मिले, गर्मी में पंखा भी ना चले, खाने को मिले नहीं, ऐसी परिस्थितियां मेरे लिए क्या कहलाएंगी? प्रतिकूल। यानी लाभदायक परिस्थितियां अनुकूल, जब लाभदायक नहीं होंगी प्रतिकूल। सिंपल सा मीनिंग है, हर बच्चा जानता है, आप भी समझते हैं, सिंपल सा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? ये बताने से पहले जरा एक वर्ड पर फोकस करिएगा। बेटा, अवपंक कवक कैसे थे? सर एकल कोशिकीय। अवपंक कवक कैसे थे? सर एकल कोशिकीय। यस, यानी एक कोशिका अवपंक कवक। मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं? सोचो, क्या मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं? आप बोलेंगे नहीं सर, एकल कोशिकीय अपनी आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। तो फिर ये कैसे दिख रहा है मुझे? ये तो पत्तियों के ऊपर या गली सड़े पदार्थों के ऊपर ये अवपंक कवक था, ये कैसे दिख गया मुझे? आंखों से दिख रहा है, ये अवपंक कवक है, आंखों से दिख रहा है, ये कैसे दिख गया? आइए समझते हैं। देखिएगा, देखिए, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो क्या होता है कि ये एक अवपंक कवक था जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक थे। ठीक, एक अवपंक कवक जिसके पास बहुत सारे क्या है? केंद्रक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब जरा सोचिए, अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, खाना मिल गया, बढ़िया वातावरणीय परिस्थितियां मिल गई है, जल मिल गया, सब कुछ मिल रहा है, यानी कंडीशंस कैसी हैं? फेवरेबल है, अनुकूल है, लाभदायक है। अब ऐसी परिस्थितियों में ना कई अवपंक कवक एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, पास पास आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अब आते जाएंगे, आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे, 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 इस तरीके से अवपंक कवक एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं, बढ़ते 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 जा रहे हैं ना। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपको यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे ना? क्यों? क्योंकि यहां पर इन अवपंक कवक को कैसी परिस्थितियां मिल गई हैं? अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। अब अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है यानी इनको मृत पदार्थों से पोषण मिल रहा है, इनको जल मिल रहा है, बढ़िया वातावरणीय कंडीशंस मिल रही हैं, तो ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, तो ये था क्या कि अवपंक कवक जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उन अवपंक कवक को कैसी परिस्थितियां मिल रही हैं? अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, इसलिए पास पास से एक दूसरे के पास जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं सब में केंद्रक नहीं बना रहा हूं, आप समझ सकते हैं, सबके अंदर ये एक अवपंक कवक है, एक, ऐसे लाखों करोड़ों अवपंक कवक एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, ये तो समझ में आ गया क्या अनुकूल। अब बात करते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा? अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये अवपंक कवक के आसपास बहुकेंद्रकीय है, इसके आसपास प्रतिकूल परिस्थिति है, यानी भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही है, यानी कंडीशंस कैसी हैं? सर प्रतिकूल है। मैंने कहा ठीक है। अनुकूल में तो पास पास आए थे, अनुकूल में पास पास आ जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल में पास पास नहीं आते हैं, है ना। जब प्रतिकूल रहती है, भैया दूर रहो, दूर, पास पास मत आओ। अनुकूल होंगे, पास पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रतिकूल में पास पास नहीं आते। अब आप बोलेंगे सर जब प्रतिकूल में पास पास नहीं आते फिर क्या होएगा? अब देखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो अवपंक कवक है, इसका सारा जीव द्रव्य, ध्यान से देखना, ये अवपंक कवक था,
नग्न जीव द्रव्य प्लाज्मोडियम है। ये सारा का सारा एक जगह पर जाकर इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, छोटा हो गया। कैसी कंडीशंस? प्रतिकूल। सारा का सारा पदार्थ एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, यानी ये कुल मिलाकर सिकुड़ जाता है। कौन? ये अवपंक कवक बिल्कुल छोटा हो गया और छोटा हो गया। इसके सारे केंद्रक इस जगह पर आकर भर जाते हैं, भर गए। अब ये संरचना जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं फलनकाय। इस संरचना का नाम क्या है? फलनकाय। ठीक है, तो फलनकाय क्या था? फिर से सुनना। अवपंक कवक एक है, एकल कोशिकीय। कंडीशन कैसी? प्रतिकूल। आसपास नहीं आएंगे। कब आ रहे थे? जब अनुकूल थी। ठीक है, आसपास नहीं आ रहे तो उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर जितना भी जीव द्रव्य था वो सारा सिकुड़ गया और एक जगह पर जाकर एकत्रित हो गया, यानी कुल मिलाकर ये कोशिका सिकुड़ गई है, सारा का सारा पदार्थ एक जगह जमा हो गया है। उस संरचना को, जहां पर सारा पदार्थ जमा हो गया है, उस संरचना को हमने बोला है फलनकाय। ठीक है, जैसे ये मेरी मैं बोलूंगा ये मेरी हथेली है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसकी 5 उंगलियां फैली हुई है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिली तो ये सिकुड़ गई। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? ये सारा का सारा एक जगह जाकर सिकुड़ गया है और उस जगह को हमने बोला है फलनकाय। अब आप बोलेंगे आगे सर अब क्या होगा? आइए अब इसी को ना मैं बड़ा कर दिखाता हूं। देखिए, ये था, मान लेते हैं फलनकाय। यहां पर ये केंद्रक मिल रहे हैं। ठीक है, बड़ा कर दिखाया है। याद रखना, ये छोटी सी संरचना होती है, एक कोशिका सिकुड़ गई है। ठीक है, अब इस संरचना को मैंने बड़ा कर दिखाया। आप बोलेंगे इतना बड़ा कैसे हो गया? ये सिर्फ समझाने के लिए बड़ा कर दिखाया। ठीक है, ये कौन था बेटा? फलनकाय। ठीक है सर, अब आगे ये कौन है? सर ये केंद्रक है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छे। आप मुझे बताएं, अंदर कोशिका द्रव्य है? यस सर, कोशिका द्रव्य भी है। उस कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक भी है, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका भी है। याद आ रहा है अंतःप्रेय द्रव्य जालिका? नाम सुना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चल अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जो केंद्रक जो है, कुल मिलाकर ये सिकुड़ गया, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया, यहां पर एक जगह इकट्ठा हो गया, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बड़ा करके दिखाया। अब ये जो केंद्रक जो होते हैं ना, इनके ऊपर एक आवरण बनता है। इनके ऊपर क्या बन जाता है? आवरण बन जाता है। और वो आवरण है, ध्यान से सुनना, कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का। ठीक है सर, समझ में आ गया। कौन बनाता है कोशिका झिल्ली? अभी सिर्फ बता रहा हूं, हालांकि कोशिका चैप्टर में आता है ये कोशिका झिल्ली बनाता कौन है? ध्यान से सुनना, ये कोशिका झिल्ली बनाने का कार्य कौन करता है? याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लिया है, सॉरी मैं भूल गया, पढ़ चुके हैं आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। तो अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, भैया ये क्या था जरा सोचिए। ये एक कोशिका है या नहीं है? यस सर, ये एक कोशिका है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं। यस, केंद्रक है ना, कोशिकांग नहीं होंगे? होंगे भैया, आप खुद सोचिए, ये एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, हम जानते हैं, और अंदर कोशिकांग होते हैं। यस सर, कोशिकांग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमने बोला केंद्रक बस बहुत सारे हैं, बहुकेंद्र की कोशिका थी। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसी कोशिका को यहां पर दिखाया। ये कोशिका, इसका सारा का सारा मटेरियल जो है वो सारा का सारा सिकुड़कर एक जगह इकट्ठा हो गया, छोटी हो गई, उसको हमने बोला फलनकाय। अब यहां पर जो केंद्रक थे, इनके ऊपर झिल्ली का निर्माण हो गया।
किसका निर्माण हो गया? झिल्ली का। कौन करता है ये झिल्ली का निर्माण? याद रखना, अंतःप्रेद्रव्य जालिका करती है। सिंपल। अब क्या होगा? अब जैसे झिल्लियां बन जाती हैं, अब इन झिल्लियों के ऊपर ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इन झिल्लियों के ऊपर एक और आवरण बनता है। इन झिल्लियों के ऊपर एक और आवरण बन गया। अब ये जो आवरण जो बन रहा है इन संरचनाओं के ऊपर या इन झिल्लियों के ऊपर, बस कंप्लीट कर देते हैं एक बार। ये जो आवरण जो मैं बना रहा हूं लाल रंग से, बेटा जी ये आवरण है, याद रखना है आपने क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ? आपने तो बोला था अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मैंने बोला यस, नहीं होती है, लेकिन अवपंक कवक को जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है तो इस कोशिका के बाहर कोई कोशिका भित्ति नहीं थी। इस कोशिका का सारा मटेरियल सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद क्या बना सर? अवपंक कवक जो था उसका मटेरियल सब कुछ जीव द्रव्य सिकुड़कर एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसको हमने बोला फलनकाय। फलनकाय के अंदर क्या मिल रहे थे? केंद्रक मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, बस वो सिकुड़ गया था। सिकुड़ने के बाद अंतःप्रेद्रव्य जालिका ने इन केंद्रकों के ऊपर एक झिल्ली का निर्माण कर दिया और फिर कोशिका भित्ति का निर्माण किया। किसने? गोल्जी काय ने। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं गोल्जी काय, याद करिए, पढ़ा था। किसका निर्माण कर दिया? कोशिका भित्ति का। ठीक है। अब ये जो संरचनाएं अंदर बनी है ना, ये संरचना है बेटा, ये कंप्लीट संरचना जो आपको दिखाई दे रही, ये संरचना क्या कहलाती है? ध्यान से सुनना। ये संरचना को हम बोलते हैं बीजाणु। क्या नाम दिया है? बीजाणु। तो जरा सोचिए, बीजाणु, अवपंक कवक के जो बीजाणु हैं उन पर कोशिका भित्ति मिल रही है। यस, मिल रही है। अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, ये फलनकाय क्या होएगा? फटेगा। कौन? ये फलनकाय जो है, अब ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब जब फलनकाय फटेगा, फलनकाय का फटना क्या कहलाता है? फलनकाय का स्फुटन। क्या कहलाएगा? फलनकाय का स्फुटन। ये फलनकाय फट जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। फट गया क्योंकि अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे, ऐसे बीजाणु बनते जा रहे। ये फलनकाय फट जाएगा और ये फलनकाय जब फट जाएगा तो बाहर कौन आ जाएंगे? सर ये बीजाणु बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। ये बीजाणु जो है ये बाहर आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, इन बीजाणुओं के बाहर क्या मिल रही है? आप बोलेंगे सर इनके बाहर मिल रही है कोशिका भित्ति। मैंने कहा यस, मिल रही है। ये बीजाणु बाहर आ गए हैं। अब ये जो कोशिका भित्ति जो बाहर मिल रही है, ये कोशिका भित्ति इन बीजाणुओं को प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षित रखेगी। किससे? बाहर की कैसी परिस्थितियां हैं? जरा सोचिए, कैसी परिस्थितियां हैं? प्रतिकूल। तो बस इतना सा था, समझना था क्या कि मैं एक अवपंक कवक हूं। सुनना, मैं एक अवपंक कवक हूं, एक एकल कोशिकीय अवपंक कवक हूं। मुझे कैसी परिस्थितियां मिली? कैसी? प्रतिकूल। मेरे अंदर जितना भी मटेरियल था वो सब कुछ, जितना भी पदार्थ था सब कुछ सिकुड़कर एक जगह एकत्रित हो गया, जिसको मैंने बोला फलनकाय। अब इस फलनकाय के अंदर क्या क्या हुआ वो सारा मैंने आपको बता दिया। जो केंद्रक थे उनके ऊपर कोशिका झिल्ली बनी, अंतःप्रेद्रव्य जालिका ने बना दी। फिर कोशिका भित्ति बनी जो गोल्जी काय ने बना दी। अब ये संरचना क्या कहला रही है? बीजाणु बनते जा रहे। ये फलनकाय फटेगा, बीजाणु बाहर आ जाएंगे। बाहर कैसी परिस्थितियां? प्रतिकूल। अरे बचना ही तो था। किससे? प्रतिकूल से बचना था ना। जरा सोचिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें क्या है? बचना है ना। तो बचने के लिए इन बीजाणुओं के बाहर क्या मिल रही है? सर कोशिका भित्ति। यस। अब आप बोलेंगे सर अब आगे क्या होगा? अब बेटा ये प्रतिकूल परिस्थितियां जिंदगी भर तो रहती नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। जरा सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी, कभी ना कभी तो अनुकूल आएंगी।
या आप बोलेंगे सर जरूरी थोड़ा ना अनुकूल आए, हो सकता है हमेशा प्रतिकूल रहे। चलो दो कंडीशन है, या तो हमेशा ये जो बीजाणु बाहर आए इनको हमेशा कैसी मिलेगी, प्रतिकूल, तो सीधी सी बात है ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कब तक झेल पाएगी कोशिका भित्ति? लंबे समय तक नहीं, कुछ निश्चित समय तक ही झेल पाएगी, कुछ दिनों तक झेल पाएगी, सालों तक तो नहीं झेल पाएगी, तो ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर निश्चित समय तक ही झेल पाएगी, कुछ दिनों तक झेल पाएगी, सालों तक तो नहीं झेल पाएगी, तो ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर अनुकूल आ गई, अगर अनुकूल आ गई तो ये कोशिका भित्ति फिर हट जाएगी, और कोशिका भित्ति जब हट जाएगी, क्या मिला इस बीजाणु को? अब अगर अनुकूल मिली परिस्थितियां, अगर, देखिए मैंने क्या लगाया, अगर, हो सकता है अनुकूल ना आए, नहीं आएंगे तो ये जब तक झेल रहे हैं झेल लेंगे, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आ गई अनुकूल परिस्थितियां, भोजन मिल गया, जल मिल गया, सब कुछ मिल गया इन बीजाणुओं को, तो सीधी सी बात है अगर अनुकूल परिस्थितियां आ गई तो कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, हट जाएगी, कोशिका भित्ति हट जाएगी। अब ये संरचना, अब ये जो संरचना है जिसमें एक केंद्रक है, ये संरचना जिसमें क्या था, एक केंद्रक था, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बीजाणु था, जैसे अनुकूल आएंगी कोशिका भित्ति हट जाएगी, एक केंद्रक जो है, अब ये केंद्रक अंदर ही अंदर क्या कर लेगा, विभाजन कर लेगा, और अंदर ही अंदर जब ये विभाजन कर लेगा तो जरा सोचिए वापस से क्या बन गया, बहु केंद्रकीय नग्न जीव द्रव्य वाला क्या, प्लाज्मोडियम। और ऐसे कई सारे प्लाज्मोडियम एक दूसरे के पास पास आते जाएंगे, क्यों? क्योंकि कैसी परिस्थितियां आ गई हैं, अनुकूल, खत्म। तो ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा क्या, अवपंक कवक, एक एक बिंदु बताया, एक एक चीज बताइए, कुछ नहीं छोड़ा है, बशर्ते आप भी एक एक चीज याद रखें, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया प्रोटिस्टा जगत की। मैंने आपको वर्गीकरण बताया था, स्वपोषी के 3 भाग थे, क्रायोफाइट, फिर डाइनोफ्लैजिलेट, फिर आपका युग्लिनॉइड, ये खत्म किया हमने स्वपोषी में। फिर परपोषी मृतोपजीवी में हमने अवपंक कवक पढ़ लिया। अब आखिरी वर्गीकरण का आखिरी प्रोटिस्ट, जिनका नाम है क्या बेटा जी आपका, प्रोटोजोआ। आखिरी रह गए हैं कौन, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में मैं जो डायग्राम लेकर आया हूं ये कौन है? आप बोलेंगे सर ये पैरामीशियम है, बार बार दिखाया है ना। सर ये अमीबा है, यानी इतना आपको हिंट लग गया कि अमीबा, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, अमीबा कौन से जगत में आता है, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भी पर्टिकुलरली कौन से समूह में आता है, परपोषी में। परपोषी भी कौन से, परजीवी, क्या नाम है उनका, प्रोटोजोआ। अब जिनको वर्गीकरण याद नहीं रहेगा वो फिर ऊपर से ही जाएगा। तो अमीबा, पैरामीशियम क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूं आपको वर्गीकरण जो मैंने दिखाया था, यहां पर देख लीजिए। स्वपोषी प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण, स्वपोषी पढ़े, क्राइसोफाइट पढ़े, जिसमें हमने डायटम्स और सुनहरे शैवाल पढ़े थे, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़े, युग्लिनॉइड पढ़े, ये स्वपोषी। फिर हमने पूरा का पूरा अवपंक कवक पढ़ा, जो क्या है, परपोषी है, लेकिन कैसे परपोषी है, जो मृत पदार्थों से पोषण ले रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन से प्रोटिस्ट होते हैं, याद रखना, प्रोटोजोआ वो प्रोटिस्ट होते हैं जो होते तो परपोषी हैं, लेकिन किस प्रकार के होते हैं, मृत पदार्थों से पोषण नहीं ले रहे हैं, जीवित जीवों से क्या ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, जीवित जीवों से। पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट नाम सुना, जैसे जुएं होती हैं, क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। चलो इसको समझते हैं अभी। हाँ जी, तो अब पढ़ने वाले हैं क्या, आखिरी क्या, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं सीधा बेटा जी हमारे प्रोटोजोआ समूह में आते हैं। आइए बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटोजोआ की। देखिए सबसे पहला बिंदु प्रोटोजोआ में, पहला बिंदु, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी और कुछ नहीं है। सबसे पहला बिंदु बेटा, प्रोटोजोआ होते क्या है, ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी, या ध्यान से सुनना, परभक्षी भी हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था परजीवी, तो ध्यान से सुनना, ज्यादातर, कुछ आपके कैसे होते हैं, परभक्षी होते हैं। अब आप बोलेंगे सर परजीवी
और परभक्षी में अंतर क्या है बताऊंगा बेटा, एक एक बिंदु क्लियर करूंगा, यही तो मेरा काम है, एक एक बिंदु क्लियर करना। परजीवी, पहले तो इसको अंग्रेजी में सुनते हैं, क्या होते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और परभक्षी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडेटर। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। एक जीव है ए और एक जीव है बी। एक जीव है ए और एक जीव है बी। अगर ए जीव बी को मारकर इसको मारकर क्या लेगा? पोषण लेगा। तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है? परभक्षिता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कहलाता है? परभक्षिता। ठीक है, मारकर अगर पोषण लिया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? परभक्षी बोलेंगे, सीधे सीधे शब्दों में, मारकर। ठीक है, लेकिन एक ऐसा जीव जो बिना मारे दूसरे जीव से पोषण ले ले, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। अब जरा सोचिए, सिंपल, जुएं हमारे अंदर जाती है, हमारे सिर पर आती है, यस, क्या करती है? खून चूसती है, सर चूसती है। क्या हम मर जाते हैं? नहीं ना। लेकिन जरा सोचिए, एक जीव जो दूसरे जीव से बिना मारे पोषण लेगा, क्या कहलाएगा? परजीवी। सोचिए, मैं आपके घर में आ गया, आपके घर में आया और आपके घर पे आकर मैं आपकी रसोई पर कब्जा कर लूं। मैं आपके घर पर आया और आपकी घर में रसोई पर कब्जा कर लिया मैंने, मैं पोषण ले रहा हूं आपसे ही। सोचिए, मैं क्या कहलाऊंगा? परजीवी। समझ में आया? तो दो प्रकार के जीव हैं, एक मारकर खाते हैं, एक मारकर पोषण लेते हैं परभक्षी, एक बिना मारे पोषण लेते हैं परजीवी। कर रहे नुकसान ही है कुल मिलाकर। जरा सोचिए, मारकर पोषण लेकर नुकसान कर रहा है, बिना मारे पोषण ले रहा है तो भी नुकसान ही हो रहा है। सोचिए, जुएं हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? बिल्कुल पहुंचा रही है। तो कुल मिलाकर इस समूह में जो जीव आते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा जी? याद रखना, परजीवी। कुछ आपके कैसे होते हैं? परभक्षी होते हैं। सिंपल। चलें आगे, ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, इनकी खोज किसने करी है? इनकी खोज किसने करी है? प्रोटोजोआ की खोज किसने करी है? आप में से कितने बच्चों को कोशिका चैप्टर याद है? कोशिका कितने बच्चों को याद है? आपको याद है बेटा जी, मैंने आपको बताया था मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। यस सर, याद है। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? याद करिए, सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अरे वाह, याद है ना? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। मैंने कहा जबरदस्त, याद है आपको? बहुत ही बढ़िया। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, उन्होंने, याद करिए, बताया था मैंने आपको, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज करी थी? आप बोलेंगे सर जीवित कोशिका की। कितनी जीवित कोशिका की? याद करिए, 5। कौन कौन से थे? 5 नाम याद है? याद करिए, बताया आपको कौन कौन सी 5 जीवित कोशिका थी? सर सबसे पहले जीवाणु, यस, किया था। उसके बाद सर आरबीसी, यस। उसके बाद सर यीस्ट, खमीर, कवक एक प्रकार की होती है, यस। उसके बाद शुक्राणु, हाँ जी, और प्रोटोजोआ। याद करिए, बताया था ना, लिखवाया होगा, लिखा होगा आपने। तो प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी बेटा जी? याद रखना, आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। बताएं, क्या ये सिंपल से 2 बिंदु समझ में आए या नहीं है? सिंपल से क्या कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो परपोषी होते हैं। लेकिन कैसे परपोषी होते हैं? ज्यादातर परजीवी होते हैं, कुछ परभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी बता दिया, क्या होता है परभक्षी बता दिया। खोज किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने। बस बताएं, क्या ये सिंपल से 2 बिंदु समझ में आ गए? चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। अब बेटा हम ना इस प्रोटोजोआ समूह को बांटने वाले हैं, वर्गीकृत करते हैं। किसका? ये प्रोटोजोआ जो है, इसका हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। इसको भी वर्गीकृत करते हैं, हाँ। अब इसका भी वर्गीकरण करेंगे। किसका? प्रोटोजोआ का। देखिएगा, दिख रहा है? आइए दिखाता हूं। देखिए, 4 समूह में बांटा है बेटा जी हमने। किसको? प्रोटोजोआ समूह को 4 भागों में बांटा है। नाम जरा देखिएगा। सबसे पहले अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कशाभिकीय प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ और चौथा स्पोरोजोआ। यानी हमने प्रोटोजोआ समूह जो है
जो एक प्रोटिस्टा जगत का एक भाग है, जो परजीवी होते हैं। लिवेनॉक ने जिनकी खोज करी थी, इनको हमने 4 भागों में बांटा। अब आप बोलेंगे किस आधार पर? भाई हम किसी भी चीज को बांटते हैं तो किसी ना किसी आधार पर बांटते हैं। तो यहां पर जो आधार था बांटने का, यहां पर जो आधार है ना बांटने का, वो है गमन अंग। गमन अंग का मतलब जो गमन कराएगा, चलाएगा, मूवमेंट कराएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास गमन अंग है, आप चल सकते हो? यस। कौन सा गमन अंग है आपके पास? आप में से कई बोलेंगे सर हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी है आपके पास 11 नंबर की गाड़ी है कि नहीं है? है। आइए दिखाता हूं, देखो। शायद आप में से कुछ के पास इस तरह की गाड़ी होगी। ये लो जी, ये मैं हूं, बस खुश राजी, ये मैं हूं, ठीक है। अब जरा सोचिए हमारे पास चलने के लिए क्या है? सोचिए हमारे पास चलने के लिए क्या है? सिर है? नहीं। गला है? नहीं। हाथ है? नहीं। धड़ है? नहीं। पेट है? नहीं। पैर है ना, और पैर 11 नंबर की गाड़ी है। चलो मजाक कर रहा था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो गमन अंग है उनका नाम है पैर, है ना। हाथ से तो नहीं चलते ना, हमारे पास क्या है? पैर है, ठीक है। लेकिन कुछ जीवों में हाथ, जैसे अब हमारे हाथ है, हमारे हाथों का कार्य क्या होता है? पकड़ना। लेकिन कुछ जीवों में हाथ जो होते हैं ये भी गमन में सहायता करते हैं, जैसे कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़े में, है ना। जरा सोचिए, करते हैं ना। अब वहां पर ना हम हाथ पैर नहीं बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं पाद। हंसिएगा मत, क्या बोलते हैं? पाद, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अग्रपाद और एक होते हैं पश्चेपाद। ध्यान से सुनिएगा, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के पाद होते हैं, एक होते हैं अग्रपाद और एक होते हैं पश्चेपाद। ये मेरे अग्रपाद है और मेरे पैर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पश्चेपाद। हमारे अग्रपाद जो है ये पकड़ने में सहायता करते हैं और पश्चेपाद चलने में सहायता करते हैं। वहीं अगर मैं कुत्ते बिल्ली की बात करूं तो वहां पर अग्रपाद और पश्चेपाद दोनों चलने में सहायता करते हैं। वहीं अगर मैं पक्षी की बात करूं, पक्षियों में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते, पंख में, और पश्चेपाद चलने में सहायता करते। कभी कबूतर को देखिए, चिड़िया को देखिए, जब वो चलते हैं तो किससे चलते हैं? पश्चेपाद से। अग्रपाद से वो उड़ते हैं। यानी अग्रपाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में। किसमें? पक्षियों में। हमारे अंदर अग्रपाद जो है वो रूपांतरित हो रहे हैं किस चीज में? हाथों में। किस चीज का क्या कार्य कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं चीजों को। वहीं घोड़े, बिल्ली, बकरी, इन सब में क्या हो रहा है? जानवरों में कहीं ना कहीं अग्र और पश्चेपाद दोनों चलने में सहायता करते हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? रीजन है इसका बताने का। देखिए यहां पर ये 2 शब्द तो आप भली भांति जानते हैं। पक्षमाभ सुना होगा, पक्षमाभ सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? ये सर सुना है, आया भी है पक्षमाभ। कशाभिका नाम सुना है, आया हुआ, आपने पढ़ा हुआ है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भी बता देता हूं, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। और ऐसे प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। पक्षमाभी को हम बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। स्पोरोजोआ को स्पोरोजोआ ही बोलते हैं, ठीक है। और अमीबिए को हम अमीबिक प्रोटोजोआ बोलते हैं, अमीबिक बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 प्रकार के क्या है बेटा जी? प्रोटोजोआ है। किस आधार पर बांटा? गमन अंग के आधार पर। अब इतना तो कॉमन सेंस आपको लग गया होगा, ये वो प्रोटोजोआ होंगे जिनके पास चलने के लिए, गमन करने के लिए, मूव करने के लिए जो संरचना है, जो अंग होंगे गमन करने के लिए, वो क्या होंगी? सरकशाभिका होंगी, फ्लैजिला होगा। ये वो होंगे जिनके पास सीलिया होगा, पक्षमाभ होगा,
याद आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आइडिया तो लग गया, इन दोनों का तो आइडिया लग गया, सर इनके पास क्या होगा और इनके पास क्या होगा? आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? अमीबीय प्रोटोजोआ। आइए सबसे पहले अमीबीय प्रोटोजोआ। अब देखिए नाम में क्या आ रहा है सर? अमीबीय प्रोटोजोआ। अब इतना तो आइडिया लग गया कि इस समूह के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो किसके जैसे होते? अमीबा के जैसे। ठीक है, अमीबा नाम सुना है ना, ये है अमीबा। ठीक है, आइए एक एक बिंदु पढ़ते हैं किसका? अमीबीय प्रोटोजोआ का। सबसे पहला बिंदु बेटा अमीबीय प्रोटोजोआ में याद रखना है कि इस समूह का मेन जीव कौन है? जैसे याद करिए क्राइसोफाइट का मेन जीव कौन था? मुख्य जीव कौन था? डायटम था ये सुनहरे शैवाल थी, डायटम था। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है। उसी प्रकार इस समूह का मेन जीव जो है वो है अमीबा। चलो सर पहली बात तो समझ में आ गई। आइए उस बिंदु को मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर सिंपल बिंदु है वो देख लेते हैं बेटा। ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं तथा साथ साथ एवं नम मृदा में भी मिलते हैं। बताएं, इतनी सी बात को तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। आप तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बताओ कहां पर मिल रहे हैं सर? लवणीय जल। लवणीय जल मतलब समुद्र में, ये तो बताया हुआ है ना। लवणीय जल यानी जैसे समुद्र, और अलवणीय यानी साफ पानी, स्वच्छ, जो हम पीते हैं जिसमें लवण इतने नहीं होते, जो भूमिगत होता है, नदियों में होता है, तालाब में होता है, वो क्या कहलाता है आपका? अलवणीय, जिसमें लवण नहीं होते हैं इतने जितने समुद्री जल में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जल में भी मिलते हैं। साथ साथ ऐसी मृदा जो नम है, एक ऐसी मिट्टी जहां पर नमी है, वहां पर भी मिलते हैं। कौन बेटा? आपके अमीबीय प्रोटोजोआ। बताओ ये बच्चों वाली चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? सिंपल सा था। चलें आगे, दूसरा बिंदु। अब देखिए इनमें गमन करने के लिए इनके पास जो अंग मिल रहे हैं, जो आप 10वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं, 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे, गमन करने के लिए इनके पास जो संरचनाएं हैं उनका नाम आपने याद रखना है। क्या? कूट पाद, जिसे हम पादाब भी बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडो पोडिया। सर ये नाम कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था, कूटपाद या पादाब या स्यूडोपोडिया। इनके पास चलने के लिए ये अंग होते हैं। यानी ये जो अंग जो होते हैं ये दो कार्य करते हैं वैसे तो। एक तो गमन करवाते हैं, यानी ये सीधी सी बात है चलाते हैं, साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। आप बोलेंगे कैसे? देखिए ध्यान से देखिए। मान लो ये एक अमीबा है। कौन है ये? एक अमीबा। ठीक है, इस अमीबा के पास यहां पर मान लेते भोजन आया। कौन आया? ये भोजन। ठीक है, तो अब क्या होएगा? ये अमीबा क्या करेगा? इस भोजन के पास, बहुत अच्छी बाबू, ये जो भोजन है इसके पास जाएगा और इस तरीके से कुछ संरचनाओं का निर्माण करेगा। दिख रही है ये संरचनाएं? ये संरचनाएं जो होती हैं इन्हें हमने बोला है कूटपाद या पादाब या स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या करेंगी? ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, आगे जाकर ये कूटपाद जुड़ जाएंगे और भोजन कहां जाएगा? अंदर आ जाएगा। ये 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, कूटपाद किस चीज में सहायता कर रहे हैं सर? भोजन पकड़ने में। साथ ही साथ ये जो कूटपाद है, देखो ये जो कूटपाद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चलने में सहायता करते हैं।
आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ में आ गया, कूटपाद है, चलने में सहायता कर रहे हैं, भोजन को पकड़ने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन इनको कूटपाद क्यों बोला है? आपने अभी अभी एक शब्द बताया था पीछे, पाद, या तो अग्रपाद या पश्चेपाद, आगे की तरफ है पीछे की तरफ है, ठीक है। अगर मैं सीधा लेट जाऊं इस तरीके से तो आगे वाला पाद जो है अग्रपाद, पीछे वाले क्या है पश्चेपाद, क्योंकि ये हमारा आगे का भाग होता है और ये हमारा पीछे का भाग होता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, आगे वाले पाद पीछे वाले पाद, अग्रपाद पश्चेपाद। यहां पर जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है कूटपाद। कूट का मतलब क्या होता है? देखिए, कूट का मतलब होता है फॉल्स। अंग्रेजी में फॉल्स, हिंदी में बोलते हैं आभासी, यानी रॉन्ग, यानी जो वास्तव नहीं होती है, जो वास्तविक चीज नहीं होती। अब आप बोलेंगे मतलब आभासी पाद का मतलब क्या होगा? फॉल्स पाद का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। क्या मेरे पाद जो है अग्रपाद और पश्चेपाद जो चला रहे हैं मुझे, कौन? मेरे पैर, उनकी एक निश्चित आकृति है? यस सर है। क्या कुत्ते बिल्ली में निश्चित आकृति है पैरों की? यस है। क्या पक्षियों में निश्चित आकृति है? यस है। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर आकृति बार बार बदलती है, यानी अभी अगर ऐसा है तो थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो गया। तो जरा सोचिए, ये जो संरचनाएं जो है ये क्या कहला रही है? कूटपाद कहला रही है, जो गमन में तो सहायता करा ही रही है, साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में भी सहायता करा रही है, और इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इनके एक तरीके से पैर बोल दे, इनके ये जो पैर जो है जो चला रहे हैं इनको, इनकी आकृति निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने इनको बोला है आभासी पैर, कूटपाद। सिंपल। चलें, आइए, कितने बिंदु हो गए बेटा? सिर्फ 2। यहां पर मिल रहे हैं गमन के लिए संरचना, जो गमन भी करा रही है और भोजन को पकड़वा भी रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट बिंदु ध्यान से सुनिएगा, तीसरा बिंदु और लास्ट बिंदु, बस तीसरा बिंदु और लास्ट बिंदु। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। पहला उदाहरण बेटा जी, हमने बोला ये जो समूह जो है ये किसके नाम से जाना जाता है? अमीबा। मेन जीव कौन है यहाँ पर? अमीबा है। अब आप बोलेंगे क्यों अमीबा है? क्योंकि इस समूह के अंतर्गत वैसे आते कई सारे जीव हैं, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा जो मिलती है वो किसकी मिलती है? अमीबा की मिलती है। खत्म, इतनी सी बात। तो सबसे ज्यादा इस समूह के अंदर जो जीवों की संख्या मिल रही है वो किसकी मिल रही है? याद रखना, अमीबा। अब आपने ना 9th-10th से ये वर्ड सुना है, लेकिन इसका पूरा नाम जानते हैं? इसका पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। ठीक है। और बेटा जी ये कहां पर मिलता है? याद रखना, समुद्र में मिलता है। ज्यादातर कहां पर मिलता है? समुद्र में मिलता है। ठीक, सिंपल, याद रखना। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एक और उदाहरण। एंटामीबा। एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलिटिका, सॉरी लाइटिका नहीं, हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये भी इस ही समूह के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक है। अब ये जो है ये कहां पर मिलता है? स्वच्छ जल में। अब जरा सोचिए, मैंने पहला बिंदु क्या बताया था? ये दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। किसमें? लवणीय में भी, अलवणीय में भी, यानी समुद्री जल में भी मिलते हैं, साफ पानी में भी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अमीबा प्रोटियस किसमें मिल रहा है? समुद्री पानी में। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका किसमें मिल रहा है? स्वच्छ पानी में। अब आप मुझे बताएं, हम कौन सा पानी पीते हैं? समुद्री पानी पीते हैं या साफ पानी पीते हैं? साफ मतलब तालाब, नदी या भूमिगत जल, कौन सा पीते हैं हम? यही वाला पीते हैं ना। अलवणीय जल पीते हैं ना, अलवणीय जल। लवणीय तो नहीं पीते, समुद्र का पानी तो नहीं पीते। अब जरा सोचिए, अगर ये जल में मिल रहा है ये, और ऐसे जल का सेवन अगर हम कर ले, ऐसा जल अगर हम पी लें, तो ये हमारे अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। और अगर ये हमारे अंदर चला गया
तो ये संक्रमण करेगा, हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर जाएगा तो पोषण लेगा, यस सर पोषण लेगा, हमारे शरीर की संरचनाओं को खराब करेगा, हमसे पोषण लेगा। जरा सोचिए परजीवी होगा कि नहीं होगा? यस सर परजीवी ही तो पढ़ रहे थे, सोचिए नहीं थे ये परजीवी थे ना, जो किसी दूसरे जीव के अंदर जाकर या उस पे रहकर उससे पोषण लेंगे, है ना। तो जरा सोचिए अगर ये पानी में और ऐसा पानी हम पी लें तो ये संक्रमण करेगा, हमारे अंदर आ जाएगा, हमसे पोषण लेगा, हमारी संरचनाओं को खराब करेगा। आप पूछेंगे करेगा क्या? तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है, याद रखना, अमीबियासिस। याद रखना, भूल मत जाना, अमीबियासिस, ठीक है। या इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, याद रखना। इसे हम क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। जिसमें होता क्या है, देखिए ये हमारे अंदर जाता है, हमारी आंतों को संक्रामित करता है। किसको? हमारी आंतों को, हमारी इंटेस्टाइन को, ठीक है। और जिससे आंतें जो है वो भोजन का अवशोषण नहीं कर पाती है, जिससे भोजन तरलीय रूप में ही बाहर निकल जाता है। जो आपने सुना होगा उल्टी दस्त, सुना है ना, दस्त सुना है ना, लूज मोशंस। तो याद रखना इससे जो ये बीमारी होती है इसके लक्षण क्या होते हैं? उल्टी दस्त का आना, जो कैसे होएगा? हम बोलेंगे ऐसा जल पीने से जिसके अंदर ये होएगा। बताओ इतना सा ही था ये पहला समूह आपका कौन सा? अमीबिया प्रोटोजोआ। बताओ सिंपल सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, आइए दूसरा पढ़ते हैं बेटा। सेकंड जो है उसका नाम है क्या? कशाभिकीय प्रोटोजोआ। अब नाम से पता लग रहा है कशाभिकीय प्रोटोजोआ। आप बोलेंगे सर ये तो घोड़े जैसा लग रहा है। ये घोड़े जैसा नहीं है, मैं इसका नाम आपको बता देता हूं। इस जीव का नाम है ट्रिपेनोसोमा। याद रखना इस जीव का नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। और इस ट्रिपेनोसोमा में देखिएगा कुछ दिख रही है आपको, पूंछ सी दिख रही है, ये क्या है? ये कशाभिका है। ये है कौन? कशाभिका। डायग्राम्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, बशर्ते आप पढ़ें। तो ये है कशाभिका जो इस ट्रिपेनोसोमा कौन है? एक प्रोटिस्ट है। कौन से समूह में आता है? कशाभिकीय प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है सर, करता क्या है, क्या करेगा? आइए एक एक करके चीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये दिख रही है, ये कौन है? ये आरबीसी है। ये जो दिख रही है ना, ये आरबीसी है। कौन है बच्चों? ये आरबीसी है, ठीक है। चलें आगे, आइए बेटा जी आगे चलते हैं, एक एक करके बिंदु पढ़ते हैं यहाँ पर बेटा जी। अब दूसरे समूह का जिसका नाम है कशाभिकीय प्रोटोजोआ। चलो सर इसका पहला बिंदु तो बहुत सिंपल सा है, ये वो प्रोटिस्ट होंगे। कशाभिकीय प्रोटोजोआ क्या है? वो जीव है, वो प्रोटिस्ट है जिनके पास गमन अंग, नाम से पता लग रहा है क्या होगा? कशाभिका होगा। बताओ इससे ज्यादा सिंपल चीज क्या हो सकती है? नाम से पता लग रहा है इनके पास क्या होगा सर? कशाभिका होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु, ये तो समझ में आ गया। दूसरा बिंदु, ज्यादातर इस समूह के जीव रोग उत्पन्न करते हैं। ज्यादातर इस समूह के जीव, याद रखना इस समूह के जीव रोग उत्पन्न करते हैं। ज्यादातर जीव क्या उत्पन्न करते हैं बेटा जी? रोग उत्पन्न करते हैं, भूल मत जाइएगा। बताएं, सिंपल सा, क्लियर है? ये सिंपल से दो बिंदु समझ में आ गए क्या? गमन अंग इनके पास क्या है? कशाभिका। ज्यादातर ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं सर? रोग उत्पन्न कर रहे हैं। आइए आखिरी बिंदु, लास्ट बिंदु, बस इतने ही बिंदु है। यस इतने ही बिंदु है। अब आखिरी जो बिंदु है उसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। कौन? ट्रिपेनोसोमा। उदाहरण, एग्जाम्पल। तीसरा बिंदु क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लेकिन ये बड़ा बिंदु है, ध्यान से सुनना। उदाहरण है इसका ट्रिपेनोसोमा
गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, पूरा नाम बता दिया। अब ये करता क्या है सर, इससे होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, इससे एक रोग होता है बेटा। उस रोग का नाम आपने भूलना नहीं है, पूछा जाएगा। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बिंदु, तीसरा बिंदु इंपॉर्टेंट है। ये जो जीव जो है, जो कैसा है, कशाभिकी है, इसके पास कशाभिका मिल रही है, और इससे जो रोग होता है उसका नाम याद रखना, निद्रालु रोग। अब आप बोलेंगे सर हमारी बुक में ना निद्रा रोग लिखा हुआ है। अरे प्रभु, निद्रा भी बोल सकते हैं इसको, निद्रा रोग। तो किसी की बुक में निद्रालु या निद्रा रोग, दोनों में से कुछ भी हो, चीज एक ही है। अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब होता क्या है इस रोग में वो बताऊंगा, और ये रोग फैलता कैसे है वो बताऊंगा। ध्यान से सुनना बेटा। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है, ये एक मक्खी की लार में होता है। ये एक मक्खी की लार में होता है। कौन? इसी यहीं पर, ये वाला जो है, इसी को मैं अगले पेज पर बता रहा हूं। कौन? ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक मक्खी की लार में होता है, और उस मक्खी का नाम जरा ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त नाम है। उसका नाम है, पढ़ो इसको, क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा? सोचो, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, क्या बोलूंगा इसको? टिसी टिसी नहीं, इसको हम बोलते हैं सी 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 मक्खी। आप बोलेंगे सर यहाँ तो टीएससी लिखा हुआ है। बेटा टी साइलेंट है, टी साइलेंट है, अंग्रेजी में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। तो सी सी फ्लाई, सी सी मक्खी। ठीक है, तो बेटा ये एक मक्खी होती है, ध्यान से सुनना। ज्यादातर ये मक्खी कहां पर मिलती है बच्चे, याद रखना कहां पर मिलती है? अफ्रीका में मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, और इस मक्खी की लार में ये होता है। जैसे मान लो मैं ये सीसी मक्खी हूं, ठीक है, मेरी लार में कौन है? ट्रिपैनोसोमा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जाकर काटा इसको, एक मनुष्य को काटा। जैसे ही मैंने काटा, यानी सीसी मक्खी ने काटा, तो मेरी लार में कौन था? ट्रिपैनोसोमा, मनुष्य के अंदर चला जाएगा, चला गया। यानी इसके काटने से मनुष्यों में इसके काटने से मनुष्यों में ये आ जाता है, आ गया हमारे अंदर। कहां पर? ज्यादातर अफ्रीकी लोगों में। ठीक है, चलो आ गया। अब आकर करेगा क्या, ध्यान से सुनना। ये ट्रिपैनोसोमा आ गया किसमें? मनुष्यों में आ गया। अब आकर करेगा क्या? अब आकर ये मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। उस रोग का नाम है निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग। अब आप बोलेंगे सर निद्रा रोग यानी कहीं ना कहीं नींद से कुछ ना कुछ संबंध होएगा इस रोग में। जरा सोचिए, निद्रा रोग या निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग का मतलब ही क्या होता है? नींद, यानी कहीं ना कहीं नींद से कुछ संबंध होगा। यस, बिल्कुल है। क्या आप मुझे बताएं, आप सोते कब हैं? पूरे दिन भर सोते हैं और रात में पूरी रात जगते हैं क्या? नहीं सर, रात में सोते हैं, दिन में काम करते हैं। अब एक ऐसा रोग जो पूरी दिनचर्या बिगाड़ देगा मनुष्य की, जिसमें रात को नींद नहीं आएगी। जरा सोचिए, पूरे दिन की थकान है, सिर दर्द हो रहा है और रात को नींद ना आए, अरे आदमी पगला जाएगा, सिक हो जाएगा। सिक का मतलब ही क्या होता है? रोग, यानी कोई कमी हो रही है। किसकी? स्लीपिंग की। यानी ऐसा रोग जिसमें नींद की कमी हो जाए, नींद प्रॉपरली ना आए, है ना, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, सोचिए आदमी पगला जाएगा। हर व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए मतलब ये रिलैक्सेशन चाहिए होता है ना, नींद चाहिए होती है, हमें चाहिए।
है ना। तो अगर नींद ना आए तो पगला जाएगा, बिल्कुल पगला जाएगा। तो ये वो रोग है जो इससे होता है। ये कहां पर मिलता है? ये एक मक्खी की लार में मिलता है। ये मक्खी काटेगी तो मनुष्यों में रोग हो जाएगा। कौन सा? निद्रा रोग, जिसमें नींद की क्या हो जाएगी? कुल मिलाकर गड़बड़ी हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी, खत्म खत्म। कौन बेटा जी? हमारा कशाभिक। ये प्रोटोजोआ सिंपल 3 बिंदु, गमन अंग कशाभिका। ज्यादातर इस समूह के जीव जो है वो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा गेम्बियंस निद्रा रोग कर रहा है, इस मक्खी की लार में मिल रहा था, खत्म बस। आइए तीसरा समूह पढ़ते हैं बेटा। तीसरा जो समूह है बेटा जी, उसका नाम है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ यानी सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिया मिलेगा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। चले पढ़े इसको। आइए इसको भी पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं ये कौन है? इन पर ये छोटे 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 यहाँ पर धागे मिल रहे हैं। नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं इनका। ये है कौन बेटा जी? ये है आपका पैरामीशियम। इतने दिनों से दिखा रहा हूं आपको। ये कौन है? पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम। ठीक है। तो बेटा जी हम बात कर रहे हैं तीसरा समूह, जिसका नाम है क्या? पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसके भी सिंपल से बिंदु है। सबसे पहला बिंदु भैया, इनमें गमन अंग। कौन? सीधा सीधा सर, पक्षमाभ, सीलिया। मैंने कहा वेल डन, बहुत ही बढ़िया सर। पक्षमाभ और कशाभिका में क्या अंतर है? कई बार बता चुका हूं। पक्षमाभ की संख्या बहुत होती है। ये देखो, ये दिख रहे, दिख रहे। जबकि कशाभिका अगर मैं यहां पर होएगा नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, ये कशाभिका है। एक कशाभिका और करोड़ों सीलिया, करोड़ों पक्षमाभ। तो संख्या किसकी ज्यादा? पक्षमाभ की। ये मत बोलना कि सर यहाँ पर जो होता है कि कशाभिका, नहीं होता प्रभु, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है। तो बेटा जी इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? पक्षमाभ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किससे? कशाभिका से। और कशाभिका का आकार बड़ा होता है, किससे? पक्षमाभ से। ठीक है सर, यहां तक की चीज समझ में आ गई है। ओके, अब ये तो था पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। ये कार्य क्या करेगा? आपने ये तो बता दिया कि सर ये पक्षमाभ जो है ये गमन कराएगा, ये इसको गमन करा रहा है। और भी कुछ कर सकता है? यस कर सकता है। देखिएगा, मान लो ये हमारा कौन है? पैरामीशियम है। ठीक है, दिख रहा है? ऐसा ही दिखाया ना यहाँ पर भी, ये पैरामीशियम दिख रहा है। ठीक है। अब इस पैरामीशियम में देखिएगा, ये वाला भाग जो होता है इसे हम मुख बोलते हैं। मुख, जहां से भोजन अंदर जाता है। ठीक है। हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं सर? इसके ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? पक्षमाभ लगे हुए हैं। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। सर ये बहुत सारे क्या थे? पक्षमाभ थे। ठीक है जी, ठीक है। ये कौन है? हमारा पैरामीशियम है। अब सपोज करो यहां पर भोजन इधर की तरफ आया, ये भोजनीय पदार्थ है। अब इस भोजन को मुझे कहां पर भेजना है? इस मुख द्वार से होते हुए अंदर भेजना है, इस जगह से। ये जो मुख है इससे अंदर भेजना है। ठीक है, कैसे आएगा? अब इस भोजन को यही पक्षमाभ, ये जो पक्षमाभ है, ये जो आपके पक्षमाभ जो है, यही पक्षमाभ यानी यही सीलिया इस भोजन को सरकाएंगे, 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 सरकाते जा रहे हैं, सरकाते जा रहे हैं और फाइनली अंदर पहुंचा देंगे। तो अब आप खुद सोचिए, ये पक्षमाभ का कार्य क्या हुआ? ये पक्षमाभ सर ये दो कार्य कर रही है। ये गमन तो करा ही रही है, गमन तो करा ही रही है, साथ ही साथ भोजन को मुख तक पहुंचाती है। भोजन को मुख तक पहुंचा रही है। बताएं
पक्षमाभ के दोनों कार्य समझ में आ गए हैं, सिंपल से थे। यहां पर अगर भोजन आएगा तो खिसकाते खिसकाते ये मुख है, यहां से अंदर डाल दिया जाएगा। बताओ, इतनी सी बात, सिंपल सी बात समझ में आ गई है। चले आगे, कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 2। पहला गमन अंग कौन है यहाँ पर? पक्षमाभ। दूसरा बिंदु यही था क्या? भोजन को मुख तक लेकर आ रहे हैं कौन? पक्षमाभ। अब आखिरी बिंदु, लास्ट तीसरा बिंदु इसमें, किसमें? पक्षमाभी प्रोटोजोआ में लास्ट आखिरी बिंदु क्या? मेन कौन है यहां पर? मुख्य जीव कौन है? एग्जाम्पल, पैरामीशियम, पूरा नाम याद रखना, कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, ये जो पैरामीशियम मैंने आपको दिखाया है, इस पैरामीशियम में ध्यान से देखिएगा बेटा, भूल मत जाइएगा। इस पैरामीशियम में केंद्रक होते हैं। इस पैरामीशियम में ध्यान से सुनिएगा, इस पैरामीशियम में केंद्रक होते हैं। ठीक है, और कितने केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं? आई होप इतना तो दिखाई दे रहा होगा। 2 केंद्रक होते हैं, याद रखिएगा। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं प्रभु, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, याद रखना। क्या? पैरामीशियम कॉर्डेटम में ये कैसा होता है? द्विकेंद्रकी होता है। 2 केंद्रक होते हैं, जिसमें से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, दोनों केंद्रक है। जो छोटा वाला होता है उसे हम बोलते हैं लघु केंद्रक। माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, और जो बड़ा वाला होता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ केंद्रक, मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं बेटा, एक छोटा और एक बड़ा। किसमें? पैरामीशियम में। बस इतना ही याद रखना। पैरामीशियम कॉर्डेटम द्विकेंद्रकी होता है, एक छोटा केंद्रक एक बड़ा केंद्रक। पैरामीशियम मुख्य जीव है किसका? पक्षमाभी प्रोटोजोआ का, जिसमें क्या मिल रहे हैं? पक्षमाभ मिल रहे हैं। ये पक्षमाभ गमन तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आसपास अगर भोजनीय पदार्थ होएगा उस भोजनीय पदार्थ की भी गति करा रहे हैं, उसको मुख तक ला रहे हैं। खत्म। बस इतना ही था आपके इन 3 समूह में। अब एक आखिरी समूह रह गया है जिसका नाम क्या था? नाम बता दूं? चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, भारी हो जाएगा मामला। आखिरी जो चौथा जो समूह है उसका नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में, और खत्म कर देंगे क्या? प्रोटिस्टा जगत। अब आप बोलेंगे बहुत बड़ा है क्या जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहे? नहीं, आज के लिए सफिशिएंट है। मुझे पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है झेलने की, है ना। आज के लिए सफिशिएंट है, जो आज पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफी रहेगा। ठीक है, तो बेटा जी आज हमने ढेर सारी बातें करी। हमने अवपंक कवक पूरा का पूरा पढ़ा, एक बार रिवाइज भी करा दिया था। फिर उसके बाद हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, किसने खोजा, ये पढ़ा। फिर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण देखा, किस आधार पर? गमन अंगों के आधार पर, जिसमें से 3 हमने पढ़ ली, अमीबीय, कशाभिकीय, पक्षमाभी। एक चौथा रह गया, कौन सा? स्पोरोजोआ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत स्टार्ट कर देंगे। अब ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर और खत्म। ठीक है, अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। निम्न में से कौन सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है? सीलिया यानी पक्षमाभी। सीलिया क्या था? पक्षमाभ था। इनमें से कौन पक्षमाभी प्रोटोजोआ है यानी सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम
लिशमानिया इनमें से कौन है जिसपे पक्षमाभ मिल रहे थे, जिसपे सीलिया मिल रहे थे? बहुत सिंपल, अभी अभी पढ़ाया है। दूसरा प्रश्न बच्चों, निद्रा रोग के रोग कारक जीव निम्न में से किस प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट समूह से संबंध रखते हैं? यानी निद्रा रोग जिनसे हो रहा था, जिस जीव से हो रहा था, वो जीव इनमें से कौन से समूह में रखा गया था? अमीबीय प्रोटोजोआ में, कि फ्लैजिला युक्त वाले में, कि सीलिया युक्त वाले में, कि स्पोरोजोआ में? जिस जीव से निद्रा रोग हो रहा था। चलिए जी, समय हुआ समाप्त बेटा जी। देखिए पहला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन सीलिया युक्त? अब मैंने आपको इतनी देर से बोल रहा हूं पक्षमाप को क्या बोलते हैं? सीलिया। इतना अगर सुना होगा तो सही आंसर लगा देंगे। यानी यहां पर पूछा था कौन सा इनमें से उदाहरण है किसका? उस प्रोटिस्ट का जिसमें पक्षमाप मिलेंगे। अभी अभी आपको बताया था पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसमें क्या मिल रहे थे बच्चे? पक्षमाप मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? पक्षमाप मिल रहे थे। बताओ, अभी अभी बताया था सीलिया मिल रहा था, सिंपल सा था। दूसरा, निद्रा रोग जिससे हो रहा था वो इनमें से कौन से समूह में रखा गया था? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रश्न जो अभी आपको दिख रहे हैं बहुत ही हलवा लग रहे होंगे, क्योंकि वापस से वही बात है, आपने अभी अभी पढ़ा है और अभी अभी अगर पढ़ा है तो आपको इजी लग रहे। लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, अगर इसी चीज को आप आज से 7 या 8 महीने बाद अगर पढ़ेंगे भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन जरूरी है। अभी आप कर लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। तो याद रखना, बाद में ये याद नहीं, अरे निद्रा रोग किससे हो रहा था, नाम भूल गए हैं, ऐसा होता है। तो निद्रा रोग किससे हो रहा था? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ना याद रहे तो मैंने डायग्राम दिखाया था घोड़े के जैसा, जिसमें पूंछ निकल रही थी। वो पूंछ क्या थी? कशाभिका यानी फ्लैजिला। तो उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ था, यानी जिसमें कशाभिका मिल रही थी। बताओ, सिंपल, खत्म। तो ये था सिंपल सा आज का क्विज बेटा जी। बहुत सिंपल सी चीजें थी, आई होप समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे यही कौन सा है? जगत प्रोटिस्टा। इसमें बस एक प्रोटोजोआ में थोड़ी सी चीज रह गई है, कौन सी? स्पोरोजोआ। ये पढ़ेंगे। और कौन सा जगत चालू करेंगे? कवक जगत। ठीक है, आई होप आज की चीजें समझ में आ गई होंगी। कोशिश करना इनको वापस से दोहराने की, पढ़ने की। ठीक है, खुद पढ़ोगे तो और इंटरेस्ट आएगा। और कोशिश करा करें नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाने वाला हूं उसको एक बार पढ़कर आया करो, और मजा आएगा। ठीक है, चलिए बेटा जी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।